बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। अब आप देख रहे हैं 10 बजे की सबसे बड़ी खबरें, जहां देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां जल्द ही नई स्टार्टअप नीति लागू होने जा रही है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नई नीति के तहत प्रदेश में नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे और एआई, मशीन लर्निंग, स्पेस टेक्नोलॉजी समेत कई आधुनिक क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। वहीं चढ़ावा चोरी केस में टिन्नू यादव पर सुनवाई को लेकर बड़ी अपडेट सामने आने वाली है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई और इसके बाद बात करेंगे ज्ञानवापी मथुरा और संभल मंदिर मस्जिद विवाद की, जहां सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता की पहल पर दोनों पक्षों की सहमति नहीं बन पाई है। दोनों पक्ष अब इन मामलों का समाधान अदालत के फैसले से चाहते हैं और नियमित सुनवाई जारी रहेगी। और आखिरी खबर, मौसम की बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जहां आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे देखेंगे 10 बजे की बड़ी खबरें, जहां आपको मिलेंगी देश, प्रदेश और मौसम से जुड़ी हर अहम अपडेट सबसे पहले विस्तार से। चलिए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि जहाँ पर ये अलग अलग तस्वीरें 4 जगह से, जहाँ एक तरह से उत्तराखंड की अगर तस्वीर की बात कर ले तो लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है। लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं, पहाड़ों के दरकने की खबरें सामने आ रही हैं और वही आपको बताते चले कि अब यूपी पे जल्द स्टार्टअप नीति लागू होने वाली है। चढ़ावा चोरी केस में टिन्नू यादव पर सुनवाई होने वाली है। बड़ा फैसला आज सामने आ सकता है और इसके साथ ही सभी की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ कोर्ट फैसला सुना सकता है। इसके साथ ही तीसरी तस्वीर, ज्ञानवापी मथुरा संभल विवाद पर आज पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं, क्योंकि आज देखिए दोनों ही पक्षों ने फिलहाल आपसी समझौते पर इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जो भी फैसला आए वो कोर्ट के जरिए आए। कोर्ट के फैसले पर ही सभी की नजरें टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ फैसला आ सकता है। और इसके साथ ही साथ चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कई राज्यों में इस वक्त बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है और लोग हालांकि पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मौसम से निपटा जाए, क्योंकि देखिए लगातार बारिश के बाद से लोगों को यहाँ पर ज़रूर राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें तो लगातार बारिश के बाद से कई सड़कें हैं जो इस वक्त जलमग्न होती हुई नजर आ रही हैं। जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है। लगातार भूस्खलन से इस वक्त आवागमन बाधित हो गई है, जैसे हालांकि रेस्क्यू किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है और प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क रहने की भी अपील कर रहा है। हालांकि तैयारी भी प्रशासन की पूरी है। वहीं दूसरी ओर बताते चले कि लगातार आईएमडी भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया है। खासतौर से उत्तराखंड में संवेदनशील इलाकों में रेड अलर्ट जारी है, जहां पर लोगों को सतर्क रहने की बेहद ज़रूरी है। गंगा का जल स्तर है, जो धाराएं हैं वो चेतावनी रेखा से ऊपर जा रही हैं। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि चेतावनी रेखा क्रॉस ना करें, दूर रहें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। इसके साथ ही ये लगातार 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में जल्द लागू होने वाली है नई स्टार्टअप नीति। इसके साथ ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। प्रदेश में 20 नए जो है बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसके साथ ही एआई, रोबोटिक्स और स्पेस टेक पर सभी का फोकस रहेगा। स्टार्टअप को मिलेंगे करोड़ों के प्रोत्साहन, महिला और विशेष श्रेणी उद्यमियों को लाभ मिलने वाला है। तो पहली तस्वीर आप तक साझा कर रहे, जहां यूपी में जल्द लागू होगी स्टार्टअप नीति। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्दी से नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके साथ ही प्रदेश में स्थापित होंगे 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एआई, मशीन लर्निंग और स्पेस टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा। हेल्थ टेक, एग्रीमेंट और रोबोटिक्स को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 12 करोड़ रुपए प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। युवाओं को और स्टार्टअप को मिलेंगे अत्याधुनिक संसाधन व विशेषज्ञ सहयोग। इसके साथ ही विशेष श्रेणी के स्टार्टअप को मिलेगा 50% अतिरिक्त प्रोत्साहन। महिला, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस और इसके साथ ही ट्रांसजेंडर उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के स्टार्टअप को भी यहाँ पर अतिरिक्त सहायता मिलेगी। एग्रीटेक, ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट स्टार्टअप को मिलेगी प्राथमिकता। नवाचार के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय समाधान को बढ़ावा मिलेगा। आईटी मंत्री सुनील कुमार शर्मा
ने भी तमाम बातों का जिक्र किया है। तो चलिए बड़ी खबर रुख कर लेते हैं। यूपी में जल्द लागू होगी स्टार्टअप नीति। कैबिनेट मंजूरी के बाद से स्टार्टअप होगी, जहां पर आपको बताते चले कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी होगा। प्रदेश में बनेंगे बेस्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंट, एआई, रोबोटिक्स और स्पेस टेक पर सभी का फोकस रहेगा। स्टार्टअप को मिलेंगे करोड़ों के प्रोत्साहन। महिला और विशेष श्रेणी उद्यमियों को इससे लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो यूपी में जल्द लागू होगी स्टार्टअप नीति। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। प्रदेश में स्थापित होंगे बिजनेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एआई, मशीन लर्निंग और स्पेस टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा। हेल्थ टेक, एग्रीटेक और रोबोटिक्स को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें, जहां पर प्रोत्साहन का प्रावधान है, युवाओं को स्टार्टअप को मिलेंगे अत्याधुनिक संसाधन और विशेषज्ञ सहयोग। विशेष श्रेणी के स्टार्टअप को मिलेगा 50% अतिरिक्त प्रोत्साहन। महिला, दिव्यांग, AWS और ट्रांसजेंडर उद्यमियों को इसका लाभ मिलने वाला है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के स्टार्टअप को भी मिलेगी अतिरिक्त सहायता। एग्रीटेक, ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट स्टार्टअप को मिलेंगे प्राथमिकता। नवाचार के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय समाधान को भी बढ़ावा मिलेगा। आईटी मंत्री सुनील कुमार शर्मा बोले, जल्द जारी होगी नई स्टार्टअप नीति। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा करें, जहां कैबिनेट में मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर इस पहल के बाद बताते चले कि आईटी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा है कि जल्द जारी होगी नई स्टार्टअप नीति, जिससे पर्यावरणीय समाधान को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही क्लाइमेट स्टार्टअप को भी यहां पर प्राथमिकता दी गई है। आपको बताते चले, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के स्टार्टअप को भी अतिरिक्त सहायता मिलेगी और ख़ास तौर से महिला, दिव्यांग, AWS और ट्रांसजेंडर उद्यमियों को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो स्टार्टअप को मिलेंगे करोड़ों के प्रोत्साहन, जहां अत्याधुनिक संसाधन और विशेषज्ञ सहयोग का यहाँ पर साथ मिलने वाला है। तो देखिए तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। स्टार्टअप को यहाँ पर करोड़ों के प्रोत्साहन मिलेंगे, जो कि एक विशेष पहल बताई जा रही है सरकार की, और एक सौगात भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। कैबिनेट मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। प्रदेश में बनेंगे बिजनेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसके साथ ही एआई, रोबोटिक्स और स्पेस टेक पर विशेष फोकस रहने वाला है। और आगे बढ़ेंगे, जहां चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते, जहां टिल्लू यादव के रिमांड पर आज सुनवाई होगी। चढ़ावा हेराफेरी केस में पुलिस ने कस्टडी का रिमांड मांगी है और टिल्लू यादव और सुभाष श्रीवास्तव पर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पुलिस बोली, पूछताछ में बड़े राज खुल सकते हैं और आज कोर्ट तय करेगी कि पुलिस कस्टडी, रिमांड। तो सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर है कि क्या कुछ फैसला सामने आ सकता है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि टिल्लू यादव के मामले में आज बड़ी सुनवाई हो सकती है और कोर्ट पे ये फैसला आज आने वाला है, जहां पर सभी की नजरें इस पूरे मामले पर टिकी हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां टिल्लू क्या कुछ फैसला सुनाया जा सकता है। दान चोरी मामले में सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो आपको बताते चले, आज कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। हालांकि पुलिस ये जरूर कहती हुई नजर आ रही है कि पूछताछ में एक साथ कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले से ये बड़ी खबर, जहां टिल्लू यादव के रिमांड पर आज सुनवाई होगी। चढ़ावा हेराफेरी केस में पुलिस ने मांगी है कस्टडी, रिमांड। टिल्लू यादव और सुभाष श्रीवास्तव पर कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। हालांकि पुलिस जरूर यहां कहती हुई नजर आ रही है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
तो अयोध्या राम मंदिर दान चढ़ावा हेराफेरी मामले में पुलिस चिंटू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की रिमांड की तैयारी कर रही है। जांच के दौरान पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला द्वारा दिए गए लेनदेन और चोरी की रकम के बंटवारे को नए खुलासे सामने आ सकते हैं। और ऐसे में सभी की नजरें कोर्ट के इस बड़े फैसले पर टिकी हुई है कि आखिर कोर्ट क्या कुछ फैसला सुना सकता है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस ने कस्टडी रिमांड मांगी है। तो अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जांच अब निर्णायक मोड़ में जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। और बड़ी खबर, जहां अयोध्या राम मंदिर में रामधन गबन मामला, जहां एसआईटी जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या से राम मंदिर में रामधन गबन मामले में एसआईटी जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एआई कैमरे लगवाने की हुई थी सिफारिश। चंपत राय ने सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया। ट्रस्ट ने पुलिस की किसी सुझाव को नहीं माना। वाहनों को स्कैन करने वाली डिवाइस नहीं ली गई। 6 साल से मामला सिर्फ फाइलों में ही अटका हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा और राम धन यानी कि दान घोटाले की मांग पर एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। इस हेराफेरी को रोकने के लिए एसआईटी मंदिर में दान की सुरक्षा के लिए एआई आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इस बीच ये बताया जा रहा है कि चंपत राय ने इस सिफारिशों को अनसुना कर दिया, उसको सीरियस नहीं लिया गया, जिसके बाद अब कई बड़े सवाल यहाँ जरूर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं अयोध्या दान चोरी मामले से, जहाँ पर आपको बताते चले कि राम मंदिर राम धन गबन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि एसआईटी ने ये बहुत बड़ा खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि एआई कैमरे लगवाने की सिफारिश हुई थी। चंपत राय ने सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया। ट्रस्ट ने पुलिस के किसी सुझाव को नहीं माना। वाहनों को स्कैन करने वाली डिवाइस नहीं ली गई और ऐसे में 6 साल से मामला सिर्फ फाइलों में अटका हुआ है। तो देखना होगा, क्योंकि देखिए एसआईटी लगातार कई बड़े खुलासे कर रही है और इस बीच ये बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि एसआईटी ने ये बहुत अहम खुलासा किया है। ट्रस्ट ने ये बात बताई है अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे की चोरी मामले की जांच करे। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया है। सीसीटीवी फुटेज में नोट छिपाने के करीब 70 सीधे सबूत भी मिले हैं और 79 लाख से अधिक की नकदी गहने बरामद हुए हैं। हेराफेरी रोकने के लिए एसआईटी ने मंदिर में एआई आधारित निगरानी और आधुनिक सुरक्षा प्रणाली लागू करने की सिफारिश की है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि गिनती के दौरान मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ। 6 लोगों को नामजद कर जांच की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट तलब की है। प्रणवीर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणवीर, देखिए एसआईटी ने की बहुत बड़ा खुलासा किया है। क्या ये सही है कि एआई आधारित निगरानी और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था की सिफारिश से वर्षों पहले की गई थी, जिसे चंपत राय ने अनसुना कर दिया, ध्यान नहीं दिया? जिस तरीके से लगातार एसआईटी जांच कर रही है, करके आ रही है, उसमें सबसे बड़ा खुलासा यह है कि जो चंपत राय ने एक आरोप लगाया है कि एसआईटी के अंदर आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ पा रही है, आप रेंज में आके बात करें। लेकिन इस बीच दर्शकों को ये तस्वीर साझा कर रहे हैं, जहां ट्रस्ट ने लगातार ये पुलिस की भी यहाँ पर जरूर कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए ये सबसे बड़ा खुलासा एसआईटी ने यही किया है कि एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन उसे चंपत राय ने अनसुना कर दिया, जिसके बाद कई गंभीर सवाल यहाँ पर जरूर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। एआई आधारित निगरानी और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था की सिफारिशों जो है वो वर्षों पहले की गई थी। ऐसे में सिफारिशों को लागू नहीं करना, कई बड़े सवाल यहाँ पर जरूर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जांच में सामने आए कि ट्रस्ट जिम्मेदार पदाधिकारियों ने सुरक्षा संबंधी सुझाव
पर अमल नहीं किया है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि वाहनों की स्कैनिंग के लिए डिवाइस क्यों नहीं खरीदी गई, ये भी बड़ा सवाल है। इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? क्या सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी की वजह से कथित हेराफेरी का रास्ता आसान हुआ? क्या एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में किसी अधिकारी या ट्रस्टी की जवाबदेही तय की? देखिए, एक साथ कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा और राम धन घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने ये बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं और इसके साथ ही साथ हेराफेरी को रोकने के लिए एसआईटी मंदिर में दान की सुरक्षा के लिए एआई आधारित प्रणाली अब लागू करने की सिफारिश करने जा रही है। पहले ही ऐसा नहीं, आपको बताते चलिए, ये बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है जहां अयोध्या राम मंदिर दान और चढ़ावे की चोरी के मामले में जांच करे एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया है। प्रणवीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणवीर, अभी ये पूरा मामला देखिए, एसआईटी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। एआई आधारित जो है सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग की गई थी, हालांकि इसे चंपत राय ने अनसुना कर दिया। अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जो है पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी लगातार रिपोर्ट दाखिल कर रही है, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जिस तरीके से राम धन गबन और मंदिर की जो चोरी की गई, उसमें पूरे जो एक गिरोह है, पूरा एक संगठित गिरोह ने संगठित तरीके से काम किया। चंपत राय ने किसी भी प्रकार से जो एआई कैमरे की जो बात की गई थी उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, यानी कि जो मंदिर ट्रस्ट था, मंदिर ट्रस्ट ने किसी भी प्रकार से सावधानी नहीं बरती और सावधानी न बरतने के पीछे ये नतीजा रहा कि इतने लंबे स्तर से चोरी हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात की चोरी का आकलन लगाया जा रहा है कि एक दिन में लगभग 6 से 8 लाख रुपए की चोरी प्रतिदिन की जाती थी और उस 6 से 8 लाख रुपए को वहां से निकालने के लिए ये एआई आधारित कैमरे पे अगर वो लगे होते तो कहीं ना कहीं डिटेक्ट हो जाते, जो चोरी करने वाले थे वो पहचान में आ जाते और जब पैसा लेकर के वो बाहर निकलते तो कहीं ना कहीं कैमरे डिटेक्ट करते और अलार्म बजता। तो इस वजह से एआई कैमरे को नहीं लगाया गया। दूसरा सबसे बड़ी बात है, जो वाहन जो स्कैनिंग डिवाइस थी वो कहीं ना कहीं पिछले 6 साल से फाइलों में दब करके रह गई, उनके वाहन को चेक नहीं किया गया, क्योंकि अगर बड़े स्तर पे पैसा मंदिर परिसर से अगर बाहर निकलता तो मशीनों का जब स्कैनिंग होती तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि इस गाड़ी में पैसा भरा हुआ है। इस तरीके से जो राम मंदिर के जो चर्चे में इतना बड़ा भयानक घोटाला लोगों ने किया, ये एक बहुत बड़ा अपराध माना जा रहा है। सनातन धर्म और सनातन प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है और कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म के लोग जो चाहते हैं, साफ तौर पर चाहते हैं कि अपराधी हैं जिन्होंने अपराध किया है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के जो ट्रस्टी हैं या चाहे बाहरी लोग हों जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है, उनका अनुसार कहीं ना कहीं सजा मिले, तभी सनातन प्रेमियों को एक प्रकार से उनके आस्था का, उनके विश्वास के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उसमें तब उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं तब उनके लोगों को शांति मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके अयोध्या के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, जो राम मंदिर के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, चाहे 14 की बात हो, 19 की बात हो और चाहे उसके बाद 22 की बात हो, उसी अयोध्या में इतना बड़ा कलंक लगा, ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा दुखद बात है और सनातन प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी जो मायूसी की बात है। आज जिन लोगों ने अभी तक कभी अयोध्या राम मंदिर में दर्शन नहीं किए, जिन्होंने चंदा नहीं दिया, जिन्होंने किसी प्रकार के सहयोग नहीं किया, वो तक अब कमेंट कर रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अनिल मिश्रा है उनको मुख्य आरोपी बनना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे चंपत राय ने जिस तरीके से बयानबाजी की थी, इतना बड़ा कलंक नहीं पाऊंगा, रह नहीं पाऊंगा, अब चंपत राय की एक मामले को कड़ी खुलेगी, उससे सोसाइटी कितना उनका भूमिका निकल कर आ रहा है ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। सोसाइटी लगातार जांच कर रही है, हर एक पहलू पे जांच कर रही है, लगभग 150 से 200 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और कई लोगों को जेल भी भेजा गया है। लेकिन अब सोसाइटी के फाइनल रिपोर्ट चंपत राय का नाम आता है या नहीं आता है ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन अनिल मिश्रा का बैंक में के साथ जो साइन करना और उसके बाद जो लगातार जो पहले जो अगर बात करें पहले जिस तरीके से 26 से 28 लाख रुपया प्रतिदिन राम मंदिर ट्रस्ट में बैंक में कहीं ना कहीं जमा हो रहा है, लेकिन यही पैसा चोरी के पहले 18 से 20 लाख रुपया रेशियो माना जा रहा है। इससे साफ आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 6 से 8 लाख रुपए की प्रतिदिन राम चंदे की जो है वो चोरी हो रही थी। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसे ही चंपत राय का नाम आया था, उन्होंने अपने जनसभा में चंपत राय को आने से मना कर दिया था, इनसे दूरी बनवा दिया था कि किसी भी प्रकार से हमारी जनसभा में
में जब तक धन चोरी के आरोपी हैं, जिनके ऊपर धन चोरी का आरोप लगा है, वो जवाब में नहीं आ सकते हैं, यानी कह सकते हैं किसी भी प्रकार से तो उनके पास जाते तो जांच तमाम जो सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई है कि एसआईटी क्या कुछ और बड़ा खुलासा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। होर्मुज जल डब्ल्यू मध्य में ईरान का हमला हुआ है। यूएई के 2 तेल टैंकरों पर मिसाइल का हमला हुआ। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां होर्मुज जल डब्ल्यू मध्य में ईरान का बड़ा हमला, यूएई के 2 तेल टैंकरों पर मिसाइल का हमला किया गया। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत की खबर सामने आ रही है। 6 भारतीयों समेत 8 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। यूएई ने ईरान के हमले की निंदा की है। ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमले की ये बहुत बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी जानकारी। जहां होर्मुज जल डब्ल्यू मध्य में ईरान ने हमला किया है, यूएई के 2 तेल टैंकरों पर मिसाइल से हमला किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। बताया जा रहा है कि होर्मुज जल डब्ल्यू मध्य में ईरान द्वारा 2 यूएई के तेल टैंकरों को किए गए मिसाइल हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है। हालांकि यूएई ने ईरान के इस हमले की निंदा की है। और हरदोई से एक बड़े निवेश घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर हजारों निवेशकों से करीब 50 करोड़ रुपए की कथित ठगी की गई है। लोगों को हर महीने 7.5% मुनाफे का भरोसा दिलाया गया और साथ ही गोवा ट्रिप और लखनऊ में प्लॉट जैसे आकर्षक ऑफर देकर निवेश के लिए प्रेरित किया गया। बताया जा रहा है कि हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और राइस के साथ ही लखनऊ में बड़े बड़े सेमिनार आयोजित कर लोगों से करोड़ों रुपए जुटाए गए हैं और अब निवेशकों के सामने रकम फंसने का संकट खड़ा हो गया है। मामले के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां और पुलिस पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हुई है। तो क्रिप्टो फॉरेक्स के नाम पर 50 करोड़ रुपए की कथित ठगी का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तेंदुहनी बिल्हा गांव में घरेलू विवाद के दौरान जेठ ने अपने छोटे भाई की पत्नी की कथित तौर पर लकड़ी से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन अगले ही दिन उसका शव गांव के बगीचे में पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि आरोपी पहले अपनी पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में करीब 10 साल की सजा काट चुका था और 1 साल पहले ही जेल से लौटा था। मृतका अपने पीछे 5 साल का बेटा और 5 महीने की मासूम बेटी छोड़ गई है। घटना से पूरे गांव में इस वक्त शोक का माहौल छाया हुआ है। 12/7/2026 की रात को थाना लालगंज के तेंदुहनी ग्राम से एक महिला संगीता देवी को उनके जेठ छोटे लाल द्वारा लकड़ी के डंडे से मारने तथा उसके बाद मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंच गई थी और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। आज सुबह पुनः यह सूचना प्राप्त हुई कि जो छोटे लाल है गांव से लगभग 300 मीटर दूर एक बगीचे में एक पेड़ पर इसने फांसी लगा लिया। पुनः पुलिस वहां पे पहुंची, छानबीन की गई तथा फोरेंसिक टीम को भी वहां बुलाया था। उन्होंने जरूरी साक्ष्य वहां से इकट्ठा किए। और बदायूं से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी समारोह से दावत खाकर लौट रहे एक युवक पर एक दर्जन से अधिक लोगों ने कुल्हाड़ी, लाठी, डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, लेकिन दूसरे दिन उसने दम तोड़ दिया। और इस बीच आपको बता दें कि आरोप है कि युवक को बचाने पहुंचे लोगों पर भी फायरिंग की गई है। मृतक की मां की तहरीर पर एक दर्जन से अधिक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वारदात के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। मामला बदायूं के जरीफ नगर थाना क्षेत्र के कदर नगर उर्फ
कादर चौक गांव का है। तो ये पूरा मामला आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है। बदायूं से ये तस्वीर जहां खूनी हमला हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।